हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो मैं हूं राहुल अग्रवाल और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कॉन्सेप्ट्स इन न्यूज। सो दिशा पब्लिकेशन के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो न्यूज में रहते हैं वो हम इस सीरीज में डिस्कस करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है नागोर्नो काराबाख जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये काफी ज्यादा चर्चा में रहा था, काफी ज्यादा ये न्यूज में था। तो बेसिकली क्यों था ये न्यूज में, बिकॉज बहुत सारी लड़ाइयां हो रही थी, क्लैशेस हो रहे थे, मेजर वॉर्स एक तरीके से वहां पे हो रही थी। एंड ये जो कॉन्फ्लिक्ट था अर्मेनिया और अजेरबाईजान के बीच में था। नागोर्नो काराबाख जो है एक रीजन है, ठीक है, उस रीजन को लेके अर्मेनिया और अजेरबाईजान ये जो दो देश हैं वो लड़ रहे थे। सबसे पहली चीज तो आपको ये पता होनी चाहिए, ठीक है। द फ्लेयर अप बिगेन रिसेंटली आफ्टर अजेरबाईजान क्लेम्ड दैट इट हैड कैप्चर्ड द टेरिटरी इन काराबाख इन अ रिटेलिएटरी कैंपेन। ठीक है, मतलब अर्मेनिया के अटैक से एक अजेरबाईजान का सोल्जर जो है वो मर जाता है, तो उसके रिटेलिएशन में, रिवेंज में, गुस्से में अजेरबाईजान ने काराबाख टेरिटरी को कैप्चर कर लिया, ये उन्होंने घोषित किया था। जिसके बाद से तनाव और वहां पे जो प्रॉब्लम्स है वो और ज्यादा बढ़ने लग गए। तो ये जो आपका टॉपिक है ये बेसिकली GS2 में इंटरनेशनल रिलेशंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद GS1 ज्योग्राफी, क्योंकि अजेरबाईजान अर्मेनिया कहाँ है, नागोर्नो काराबाख कहाँ है, तो ये भी आपका ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से, मैप पॉइंट ऑफ व्यू से प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है। और हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री का भी ये एक टॉपिक हो सकता है, ठीक है। सो बेसिकली नागोर्नो काराबाख जो है वो एक लैंड लॉक्ड, माउंटेनियस और फॉरेस्टेड रीजन है विद इन द बाउंड्रीज ऑफ अजेरबाईजान, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं अर्मेनिया, ये है आपका अजेरबाईजान। आसपास की बॉर्डरिंग कंट्रीज पे नजर डालिएगा और ध्यान से एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज Artsakh in Armenian. It hosts a predominantly ethnic Armenian population, ठीक है। और ये साउथ कॉकेस बेसिकली रीजन में लोकेटेड है। एंड बेसिकली इट वाज आल्सो पार्ट ऑफ द अर्मेनियन किंगडम। इट हैज बीन रूल्ड बाय सेवरल एम्पायर्स, चाहे ऑटोमन हो, पर्शियन हो, रशियन हो, ठीक है। सो अर्मेनिया, अजेरबाईजान एंड जॉर्जिया दे लेटर बिकेम सेपरेट रिपब्लिक्स, ठीक है। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय ओटोमन्स जो थे उन्होंने साउथ कॉकेस रीजन को अटैक किया था, जिसमें उन्होंने एथनिक अर्मेनियंस को सबसे ज्यादा स्पेशली बेसिकली अटैक किया था। So, as the Ottomans retreated at the end of the World War, Azerbaijan and Armenia descended into a full-blown war in 1920. So, ये जो 1991 का अजेरी अर्मेनियन वॉर था, उतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत आप जरूर पढ़ सकते हैं कि भाई किस तरीके से सोवियत्स ने, बोल्शेविक्स ने क्या क्या चीजें हुई, ठीक है। तो जिस तरीके से मतलब अगर हम बात करें बोल्शेविक्स, ओके, दे टुक ओवर द साउथ कॉकस रीजन टू एक्सपांड सोवियत इन्फ्लुएंस एंड अजेरबाईजान, अर्मेनिया एंड जॉर्जिया बिकेम सोवियत रिपब्लिक, ठीक है। देन द सोवियत ऑफिशियली प्लेस्ड दिस नागोर्नो काराबाख एज एन ऑटोनॉमस रीजन इन अजेरबाईजान्स टेरिटरी। देन उसके बाद बेसिकली वॉर हुआ एंड लगभग 30,000 लोगों की जाने गई, और जिस वजह से बेसिकली जो एथनिक अजेरी माइनॉरिटी थी उन्हें काराबाख और अर्मेनिया रीजन जाना पड़ा। तो वहां पे बेसिकली जाके वो माइनॉरिटी हो गए, ठीक है। सो 1993 तक अर्मेनिया ने नागोर्नो काराबाख का ज्यादातर हिस्सा जो है अपने कंट्रोल में कर लिया था। 1994 में वॉर एंड हुआ, जब दोनों देशों के बीच में बेसिकली एक शांति समझौता, जिसे सीज फायर कहते हैं, वो हुआ, रशिया द्वारा ब्रोकन था, ठीक है। देन उसके बाद देयर वर पीस टॉक्स बाय मिन्स्क ग्रुप, ओके। पीस टॉक्स जो है वो इनिशिएट किए गए थे, हालांकि जिस तरीके की सोच थी, एक्सपेक्टेशन थी, वो हासिल नहीं हो पाया। मिन्स्क ग्रुप के बारे में आप पढ़ लीजिएगा। इसे क्रिएट किया गया था बाय द ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन, OSCE, अर्ली 1990 में, ठीक है। सो इट वाज को-चेयर्ड बाय रशिया, US एंड फ्रांस। और साथ ही साथ मिन्स्क ग्रुप्स के जो भी प्रपोजल्स थे उसे येरेवन और बाकू दोनों ने कंटिन्यूअसली रिजेक्ट किया, ठीक है। द रोल ऑफ द मिन्स्क ग्रुप डिक्लाइंड ड्यूरिंग द 2020 वॉर बिटवीन द टू कंट्रीज एज अदर नेगोशिएटिंग ग्रुप्स एंटर्ड द सीन। देन 2016 और 2020 के जो वॉर है, बेसिकली 1994 में जो सीज फायर हुआ था उससे ऐसा नहीं था ना भाई। अब जैसे इंडिया पाकिस्तान आप देख लो, कभी नेवर एंडिंग वाली चीजें हो रही है यहाँ पे, ठीक है। सो इट डिड नॉट प्रिवेंट मल्टीपल फ्लेयर अप्स बिटवीन द नागोर्नो काराबाख रिबल आर्म्ड फोर्सेस बैक्ड बाय द अर्मेनियन मिलिट्री। देन 2016 में क्लैश शुरू हुआ, 4 दिन चला, फिर सीज फायर हुआ, फिर 2020 में 6 हफ्ते, फिर वहां पे 2-2.5 हजार लोगों की मृत्यु हुई। तो ये चीजें फिर 2020 में सीज फायर हो गया, ठीक है। नाउ ड्यूरिंग द 2020 ceasefire clashes have not stopped. Recently 7 Azerbaijani and 6 Armenian soldiers were killed in border clashes.
ठीक है। नाउ विद द एफर्ट्स ऑफ द मिन्स्क ग्रुप रिमेनिंग लार्जली अनसक्सेसफुल, बाकू सॉ एन अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस इट्स ओन पीस प्रपोजल। ठीक है। देन उसके बाद बेसिकली बाकू का जो पीस प्रपोजल था उसमें म्यूचुअल रिकॉग्निशन दोनों देशों की टेरिटरी को लेके, और साथ ही साथ बेसिकली रिकॉग्निशन ऑफ नगोर्नो कारबाख विद इन अजेरबाईजानी टेरिटरी, दैट इज आल्सो व्हाट द पीस प्रपोजल मेंट। ठीक है। नाउ यूरोपियन यूनियन जो है कहीं ना कहीं एक पोटेंशियल पीस ब्रोकर बन के आया, and then European Council presidents spearheaded meetings between both the countries for the beginning of peace talks, while both the countries have now agreed to formulate border security and delimitation commissions। ठीक है। अब उसके बाद हम चलते हैं अगले टॉपिक पे जो है हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज। सो फंडामेंटल ड्यूटीज क्या हैं ये तो बताने की अब जरूरत है नहीं। न्यूज में क्यों था? न्यूज में इसलिए था बिकॉज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा था कि फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो सिर्फ शोपीस के लिए या फिर टेक्निकल या फिर पेनेंटिक पर्पस के लिए नहीं है, वो सिटीजन्स को गाइड करने के लिए है ताकि उनका सोशल ट्रांसफॉर्मेशन भी हो सके। तो ये आपका GS2 पॉलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में भी फंडामेंटल ड्यूटी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं तो वहां भी इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी को पता है कि फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनली जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, ठीक है, 1949 में, 1950 में हमने अडॉप्ट किया, तो ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं थे। 1976 में 42nd अमेंडमेंट एक्ट द्वारा इंदिरा गांधी की इमरजेंसी के दौरान, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया। तो ये बार बार पूछा जाता है कि कौन से अमेंडमेंट से फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बने। Okay, and the need to enforce fundamental duties arises due to new illegal trend of protest by protesters। ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के नाम पे बहुत सारे आजकल हुड़दंगबाजियां भी चलती हैं, तो उसको देखते हुए फंडामेंटल ड्यूटीज की जरूरत और ज्यादा हो जाती है। सो आर्टिकल 51A जिसमें 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, जिसमें 10 ऐड किए गए थे 42nd अमेंडमेंट से और 11वीं ऐड हुई थी 86th अमेंडमेंट 2002 से, जब अटल बिहारी वाजपेयी बीजेपी की सरकार थी। ओके, सो ये फंडामेंटल ड्यूटीज जो होते हैं ये इन्फोर्सिएबल बाय लॉ नहीं है। ठीक है, मतलब अगर आप फंडामेंटल ड्यूटीज फॉलो नहीं भी करते हो तो आपके ऊपर किसी भी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं होगी। ठीक है, ये चीज आप यहां पे ध्यान रखिएगा। सो इन नॉट इन्फोर्सिएबल बाय लॉ का मतलब होता है ये। ठीक है, देन उसके बाद अगर हम बात करें कि भाई क्या सरकार फंडामेंटल ड्यूटीज को इन्फोर्स करा सकती है? बिल्कुल, सरकार चाहे तो कानून बना के आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज को इन्फोर्स करा सकती है। ओके, तो ये आपके फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। आर्टिकल 51A में मेंशन है, टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, रिस्पेक्ट इट्स आइडियल्स, इंस्टीट्यूशन, टू चेरिश, फॉलो द नोबल आइडियल्स, टू अपहोल्ड द एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी, टू डिफेंड द कंट्री। ठीक है, तो ये आप पढ़ लीजिएगा। The last subsection on the education of children was added in 2002 by the 86th Amendment Act। Then उसके बाद ट्रिपल तलाक भी न्यूज में था। 5 years after the Supreme Court's 5-judge bench invalidated instant triple talaq, the women petitioners continue to live a life of half divorces। ऐसा नहीं है कि ट्रिपल तलाक हटने के बाद समस्याएं खत्म हो गई है। ठीक है, नो arrests could be made for giving instant triple talaq as the Muslim Women Protection of Rights on Marriage Act 2019 came into force a long after pronouncement of instant talaq। तो ये आपका सोशल जस्टिस GS2 के रेलिवेंट टॉपिक है, और basically the case dates back to 2016 when the Supreme Court had sought assistance from the then Attorney General on pleas challenging the constitutional validity of nikah halala, ट्रिपल तलाक, पॉलीगेमी एटसेट्रा। सुप्रीम कोर्ट ने फिर बाद में बेसिकली अनाउंस किया था कि एक 5 जजों की हम बेंच सेटअप करेंगे जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कहलाएगी, और वो इस मैटर की सुनवाई करेगी। 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल तलाक को खारिज किया और ये कहा कि आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 का वायलेशन है ट्रिपल तलाक, एंड दैट्स व्हाई इट शुड बी एंडेड। ठीक है, नाउ टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर बिल, ये जो मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज बिल 2019 है, ये पार्लियामेंट में टेबल हुआ था, इस पे चर्चा हुई। इसके की प्रोविजंस ये हैं, बेसिकली जितने भी तलाक के डिक्लेरेशन है उसको ये इलीगल, नल एंड वॉइड करार देता है। साथ ही साथ इट आल्सो डिफाइंस तलाक एज तलाक बिद्दत और एनी अदर सिमिलर फॉर्म ऑफ तलाक बाय अ मुस्लिम मैन रिजल्टिंग इन instant and irrevocable divorce। Then talaq biddat refers to practice under Muslim personal laws where the pronouncement of the word talaq thrice in one sitting, ये तो आप सभी को पता है। ये जो बिल है ये तलाक को एक कॉग्निजेबल ऑफेंस करार देता है।
3 साल की सजा विद अ फाइन. द बेल मे बी ग्रांटेड ओनली आफ्टर हियरिंग द वुमेन and if the magistrate is satisfied that there are reasonable grounds for it. ठीक है. Then a Muslim woman against whom talaq has been declared is entitled to seek subsistence allowance from her husband for herself and for her dependent children. Arguments favoring the bill is needed because Muslim women they also need justice. Okay, equality. साथ ही साथ कहीं ना कहीं ये उनकी डिग्निटी को नुकसान पहुंचाता है और इसमें अगर पेनल्टी नहीं दी जाएगी तो फिर डेटरेंट कहाँ से आएगा. ओके, ये मुस्लिम वुमेन को एम्पावर करता है. ठीक है, और साथ ही साथ ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है. तो बहुत सारे अगर आप देखोगे तो आर्गुमेंट्स हैं फेवरिंग द बिल. देन देयर आर आर्गुमेंट्स ऑपोजिंग द बिल. Because marriage is a civil contract, the procedures to be followed on its breakdown should be of civil nature only. Mutual divorce provision missing है. लोगों का कहना है कि भाई ये उनके धर्म पे भी हस्तक्षेप है. तो ये सारी चीजें. Then polio, a deadly disease that used to paralyze tens of thousands of children every year, is spreading in London, New York, Jerusalem for the first time in decades. तो इंडिया तो पोलियो मुक्त हो चुका है, आपको पता ही है. हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि भारत में पोलियो की ड्रॉप्स नहीं पिलाई जाएंगी. 1 साल भी अगर आपने ढिलाई बरत दी ना तो वापस से ये शुरू हो जाएगा. सो WHO पोलियो या फिर पोलियोमिलिटिस को कैसे डिफाइन करता है? हाईली इन्फेक्शियस वायरल डिजीज जो कि मेनली यंग चिल्ड्रन को अफेक्ट करती है. इट इज ट्रांसमिटेड पर्सन टू पर्सन. इट इज स्प्रेड मेनली थ्रू द फीकल ओरल रूट और लेस फ्रीक्वेंटली बाय अ कॉमन व्हीकल. And it multiplies in the intestine from where it can invade the nervous system and can cause paralysis. पोलियो के इनिशियल सिम्टम्स फीवर है, फटीग है, हेडेक है, वॉमिटिंग है, एटसेट्रा. इन अ स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ केसेस द डिजीज कॉजेस पैरालिसिस व्हिच इज ऑफन परमानेंट. कोई क्योर नहीं है इसका. इम्यूनाइजेशन से इसे रोका जा सकता है, लेकिन एक बार हो गया तो फिर कोई क्योर नहीं है. 3 अलग अलग स्ट्रेन्स हैं पोलियो वायरस, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3. So symptomatically तीनों identical है. They can cause irreversible paralysis or even death as well. So इंडिया तो आपको पता ही है 2014 में WHO ने सर्टिफाई किया था इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया रीजन को पोलियो फ्री. क्योंकि इंडिया ने कहीं ना कहीं जो हमारा इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है वो विश्व का सबसे बड़ा है. अगर आप देखोगे इन टर्म्स ऑफ जोग्राफिकली एरिया कवर्ड या फिर इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ बेनिफिशियरीज, तो काफी ज्यादा उसमें मेहनत की गई जिसकी वजह से इंडिया को पोलियो फ्री किया गया. सो इन तीनों स्ट्रेन्स में जेनेटिक और वायरोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं एंड इंडिया को 2014 में सर्टिफिकेट मिला था. 3 साल तक एक भी केस नहीं आए थे. ओके, ये अचीवमेंट हुआ था सक्सेसफुल पल्स पोलियो कैंपेन की वजह से. लास्ट केस जो था वो भारत में 2011 में डिटेक्ट हुआ था, तब जाके 2014 में भारत को स्टेटस मिला था. सो भारत का जो पल्स पोलियो प्रोग्राम है वो बड़ा ही जबरदस्त रहा. And with the global initiative of eradication of polio in 1988, following World Health Assembly resolution in 1988, pulse polio immunization program was launched in India in 1995. Children in the age group of 0 to 5 years administered polio drops during the national and sub-national immunization rounds in high-risk areas every year. Okay, तो ये जो पल्स पोलियो इनिशिएटिव था इसे स्टार्ट किया गया था with an objective of achieving 100% coverage under oral polio vaccine. ठीक है, तो काफी ज्यादा जो है इसमें स्टेप सरकार द्वारा भी उठाए गए थे. एक रैपिड रिस्पांस टीम बनाई गई थी हर राज्य में, यूनियन टेरिटरी में. साथ ही साथ अच्छा खासा विजिलेंस रखा गया था. ओके, देन कंटिन्यूअस वैक्सीनेशन टीम्स थी. तो बहुत सारी चीजें इसमें की गई थी. देन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने इंडिपेंडेंस डे स्पीच में बहुत सारी वुमेन्स फ्रीडम स्ट्रगल में पार्टिसिपेट करने वाली महिलाओं का, वुमेन्स का जिक्र किया है. तो काफी ज्यादा ये इंपॉर्टेंट हो जाता है. रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई 1857 की आजादी की पहली लड़ाई में काफी बड़ा इनका रोल था, तो इनके बारे में आप जरूर पढ़िएगा. देन उसके बाद झलकारी बाई, तो रानी लक्ष्मीबाई की महिला आर्मी में ये सोल्जर थी. ठीक है, शी इज नोन फॉर पुटिंग हर ओन लाइफ एट रिस्क टू कीप द क्वीन आउट ऑफ हार्म्स वे. तो बेसिकली आपको इनके नाम पता होने चाहिए, इनके बारे में क्वेश्चन आता है तो पता होने चाहिए. दुर्गा भाभी, दुर्गावती देवी, जिन्हें दुर्गा भाभी के नाम से जाना जाता था. तो बेसिकली वो नौजवान भारत सभा की सदस्य थी. उन्होंने भगत सिंह को भी हेल्प किया था
जब वो 1928 में बेसिकली भगत सिंह लाहौर से सॉन्डर्स को मार के जा रहे थे, तो वहां पे भी उनको एस्केप करने में काफी बड़ी भूमिका दुर्गा भाभी ने निभाई थी। देन उसके बाद रानी गडिनलियू, तो इनका नाम तो कई बार सुना होगा आप सभी ने, बहुत बार न्यूज में रहता है, मणिपुर से रिलेटेड। ओके, एंड शी वाज अ नागा स्पिरिचुअल एंड पॉलिटिकल लीडर हु फॉट द ब्रिटिश हेराका रिलीजियस मूवमेंट, उन्होंने ज्वाइन किया था। रानी चिन्नम्मा, क्वीन ऑफ किटूर, so she was among the first rulers to lead an army rebellion against British rule. Kittur was a princely state in the present day Karnataka. Then Begum Hazrat Mahal and Vellu Nachiyar, ठीक है, तो इनके बारे में भी आप जरूर पढ़ें। एंड देन उसके बाद कुछ वुमेन के बाद कुछ मेंस रिवॉल्यूशनरी का भी नाम लिया गया, मंगल पांडे जिस तरीके से अगर हैं, तात्या टोपे, ठीक है, तो इनके बारे में बताने की नीड नहीं है, जरूर पढ़े। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्लाह खान, ठीक है, काकोरी इंसिडेंट सभी ने पढ़ा होगा। एंड देन राम प्रसाद बिस्मिल। देन आज का हमारा जो आखिरी टॉपिक है, एडवांस्ड आउट आर्टिलरी गन सिस्टम। इंडिजिनियसली डेवलप्ड ये हाविट्जर गन है, और ये इंडिपेंडेंस डे के जो 21 गन सैल्यूट होती है उसका पार्ट बनी। ओके, इट इज डेवलप्ड बाय द DRDO एंड इट वाज यूज्ड अलोंगसाइड द ट्रेडिशनल ब्रिटिश ओरिजिन 25 पाउंडर्स आर्टिलरी गन, ठीक है। सो इट इज 155 millimeter 52 caliber artillery gun jointly developed by the DRDO in partnership with the Bharat Forge of the Kalyani Group and the Tata Power SED. So it has greater than 95% of indigenous content. It set a world record for the longest unassisted projectile range of 48 kilometers. It has a barrel, breech mechanism, muzzle brake, recoil system, and it can fire 155 millimeter caliber ammunition with a range of 48 kilometers. It also includes a non-electric device to assure long-term dependability and minimal maintenance. कुछ advanced features हैं जैसे कि high mobility, quick deployment, auxiliary power mode, sophisticated communication system, automatic command, etc. तो आज का हमारा ये सेशन यही समाप्त होता है दोस्तों। मैं आप सभी से मिलूंगा कुछ और कॉन्सेप्ट से न्यूज के साथ अगले वीडियो में। धन्यवाद।